बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा ये अभी लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है और प्रीवियस जो हम डिस्कशन कर रहे थे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, उसी को कंटिन्यू करते हैं अभी। और आज हमने एक नया टॉपिक भी डिस्कस करना है, टेंशन इन स्ट्रिंग वाला। तो न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में तो हम डिटेल से बात कर चुके थे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब एक्शन क्या होता है? एक्शन एक फोर्स है, रिएक्शन क्या है? वो भी एक फोर्स है। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, इक्वल इन क्वांटिटी होते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। ये आपसे 3 एग्जांपल डिस्कस की थी, बुक वाली, बैलून वाली और रॉकेट वाली। और रॉकेट के बारे में एक इन द एंड ऑफ द लेक्चर मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, कहा था इसके बारे में सोचिएगा कि रॉकेट जब फायर होता है तो रॉकेट लॉन्चिंग पैड से, तो जो जो वो हाइट अटेन करता जाता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जाती है, एक्सेलरेट करता जाता है वो। हालांकि उसको जब रॉकेट लॉन्चिंग पैड से लॉन्च कर दिया जाता है उसके बाद उसको फर्दर कोई फोर्स नहीं दी जा रही होती, तो फिर वो क्यों एक्सेलरेट कर रहा होता है? तो उसकी रीज़न ये है कि हमने पढ़ा था कि एफ इज इक्वल टू एम है, न्यूटन का सेकंड लॉ के उसमें हमने बात की थी कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है बॉडी में वो मैस के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। जितना मैस कम होता जाता है तो सेम फोर्स जो है वो ज़्यादा एक्सेलरेशन क्रिएट करती है। तो जब रॉकेट जब लॉन्च हो जाता है उसके बाद उसका फ्यूल जो है वो बर्न होना शुरू हो जाता है। जब फ्यूल बर्न होता है तो उसका जो ओवरऑल रॉकेट का मैस होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मैस कम होने के बिहार पर उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होने लग जाती है, तो पहले की निस्बत ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करने लग जाता। तो ये था न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में जब हमने डिटेल से बात की थी। अब इसके से रिलेटेड एक क्विज भी है, तो ये भी मैं जब से बात की थी कि हमने पढ़ना उसी स्टाइल पे कि मैं कोई भी चीज़ जो है वो स्किप नहीं करूँगा, लेकिन आपने भी जो है वो प्रिपरेशन में भी जो है वो उसको पॉजिटिव होकर प्रिपेयर करना है और कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। तो क्विज नंबर 1 में कहता है स्ट्रेच आउट योर palm एंड होल्ड अ बुक ऑन इट। अपने हाथ की हथेली को सामने रखते हुए उसके ऊपर एक बुक रखें। हाउ मच फोर्स यू नीड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग। कितनी फोर्स आपको चाहिए होगी कि वो बुक आपके हाथ से ना गिरे? तो बताया था जितना किसी बॉडी का वेट होता है उतनी आपको एटलीस्ट फोर्स देनी पड़ती है ताकि आप उसको होल्ड करके रखें, तो इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक। दूसरा है व्हाट इज़ द एक्शन, कि अगर आपने इस तरह से उसको उठाया तो एक्शन क्या होगा? जो बुक का वेट है वो आपके हाथ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वेट ऑफ द बुक ही उस बुक की तरफ से एक्शन होगा। तो क्या रिएक्शन भी होगा इस ऑब्वियसली। एंड न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर भी एक रिएक्शन होगा। और तो वो रिएक्शन क्या होगा? जो अपवर्ड फोर्स आपका पाम जो है वो हाथ की हथेली ऊपर की तरफ बुक को देगी, वो उसका आपके हाथ की तरफ से बुक की तरफ रिएक्शन होगा। और बताया था जो वेट के अगेंस्ट फोर्स आप अप्लाई करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट अप्लाई करता है उसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी। अब ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन? एक्शन और रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? तो वही जो आपकी बुक के अंदर मेंशन हुआ हुआ तो उसी को यहाँ पे डिस्कस किया है। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी, लेट द बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी बी। दो बॉडीज हैं ए और बी, ए जो है वो बी पे फोर्स लगा रही है और बी जो है वो रिएक्ट कर रहा है ए के अगेंस्ट, और वो ए पे फोर्स लगा रही है बी वाली बॉडी। तो जो द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी इज एक्शन फोर्स। अगर हम उसको एक्शन फोर्स कहेंगे तो जो बॉडी बी ए पे फोर्स लगाएगी वो रिएक्शन फोर्स होगी। तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, देन हाउ डज अ बॉडी मूव। अब ये एक टेक्निकल सवाल है कि कन्फ्यूजन जो होती हैं उनको रिजॉल्व करना ये मेन टास्क होता है जो है वो
स्टडीज़ का कि एक्शन और रिएक्शन, एक्शन भी एक फोर्स है, रिएक्शन भी एक फोर्स है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट अटैक करती हैं। जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट अटैक करेंगी तो फिर वो बॉडी मूव कैसे करेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से हमने बात की थी कि अगर जिस तरह आपकी बुक के अंदर आपको याद हो स्केलर वेक्टर का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वहाँ पर राइट बॉटम कॉर्नर के अंदर जो फिगर बनी हुई उसमें दो फिगर हैं, एक में जिसमें दो टेबल बने हुए हैं। तो एक दफ़ा उन्होंने क्या किया है कि टेबल के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाई है और एक दफ़ा दो पर्सन ने एक ही डायरेक्शन में टेबल पे फोर्स लगाई है। फिर वहाँ तो वो ये समझाना चाह रहे थे कि अगर आप डायरेक्शन का ख्याल नहीं रखेंगे तो टेबल के ऊपर इफेक्ट डिफरेंट होगा फोर्स का। तो इसका मतलब है कि फोर्स के अंदर डायरेक्शन को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, इसलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन उसी एग्जांपल को अगर आप जहन में रखते हुए इस चीज़ को भी आंसर करना चाहें तो बात की जा सकती है कि लेट सपोज एक टेबल के ऊपर दो ऑपोजिट डायरेक्शन से इक्वल फोर्सेस लगें तो ऑब्वियसली टेबल तो मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी दूसरी तरह से वो बात कर रहे हैं कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो फिर चीज़ें मूव किस तरह से करती हैं। मतलब जब भी हम किसी भी चीज़ को मूव करने की कोशिश करेंगे तो एक बॉडी एक्शन लगाएगी, दूसरा रिएक्शन लगाएगी, तो किस तरह से चीज़ें मूव करती हैं। तो मतलब जब दो ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करें इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो फिर चीज़ को मूव नहीं करना चाहिए। तो उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि एक्शन और रिएक्शन ये दो फोर्सेस होती हैं जो है और दोनों एक बॉडी पर एक्ट नहीं करती। कि फॉर एग्जांपल बॉल और वॉल की एग्जांपल दूँ कि बॉल जो अगर दीवार को हिट करेंगे तो बॉल दीवार के ऊपर एक एक्शन फोर्स लगाएगी और दीवार किस पे फोर्स लगाएगी, बॉल के ऊपर। दोनों ने किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाई। दोनों अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो फिर तो उस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बॉल लगा रही है फोर्स किस पे, दीवार पे। दीवार पे कोई और चीज़ फोर्स लगा रही है नहीं। अच्छा, दीवार जो रिएक्शन फोर्स दे रही है बॉल को तो बॉल पे कोई और भी कोई फोर्स लगा रहा है नहीं। तो फिर इस सूरत में जो है वो जब एक ही फोर्स एक्ट कर रही है तो कोई अपोजिट फोर्स उसको नहीं मिल रही तो उसके लिए मूवमेंट ना होना कोई रीज़न नहीं रखती। Action and reaction forces always act on different bodies, so they do not cancel the effect of each other. And under this condition of force, the body move irrespective to the fact के एक्शन और रिएक्शन होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इनकार नहीं है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं करते, डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। तो ये उसी तरह का एक और सवाल है कि अ हॉर्स पुल द कार्ट कि घोड़े के साथ पीछे जो कार्ट बंधी होती है तो वो हॉर्स जो उस कार्ट को पुल करेगा तो लाजमी है कार्ट भी जब वो हॉर्स को पुल करेगी। जब दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, कार्ट पीछे खींच रही है, हॉर्स आगे की तरफ खींच के लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों का जब एक्शन रिएक्शन इक्वल है तो फिर ये हॉर्स और कार्ट दोनों ही मूव क्यों करेंगे। तो अगेन वही रीज़न है कि हॉर्स को कार्ट पीछे की तरफ पुल कर रहा है, ठीक है, तो हॉर्स के ऊपर एक ही फोर्स लग रही है कार्ट की तरफ से, कोई दूसरी फोर्स नहीं है। और इसी तरीके से कार्ट के ऊपर भी एक ही फोर्स लग रही है हॉर्स की तरफ से, कार्ट के ऊपर भी कोई दूसरी फोर्स नहीं है। तो इस वजह से जो है वो ना हॉर्स को कोई दूसरी दो फोर्सेस हैं जो उसको रोकेंगी, ना कार्ट के ऊपर दो फोर्सेस हैं जो कार्ट को मूव होने से रोकेंगी। और खैर सम प्लेसेस पे इसका आंसर किसी एक और वे में भी लिखा जाता है कि जो है वो कार्ट हॉर्स के ऊपर एक्शन फोर्स लगाता है, हॉर्स कार्ट को रिएक्शन फोर्स देता है, और इसी तरीके से हॉर्स जो अपने पाँव के थ्रू जो है वो ग्राउंड के ऊपर भी, ग्राउंड के साथ भी हॉर्स के फीट का एक्शन रिएक्शन चल रहा होता है। तो वहाँ पर जो हॉर्स के एक्शन रिएक्शन वाली फोर्स होती है उसके फीट और ग्राउंड के बीच में वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो हॉर्स और कार्ट के आपस में एक्शन और रिएक्शन वाली फोर्स होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल फोर्स जो है वो हॉर्स की ज़्यादा हो जाती है, और फिर जो है वो हॉर्स मूव करता है तो साथ कार्ट भी मूव करती है। तो
यहाँ पर मैं आपको बहरहाल ऑप्शनल कह रहा हूँ कि आपके पास मर्ज़ी है, जो मैंने भी ओरल आपको आंसर बताया आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो अभी हम मेन जो है वो अपना लेक्चर नंबर 4 मेंशन हुआ है, लेक्चर नंबर 5 हमारा चल रहा है अभी। तो अभी हम जो मेन हमारा टास्क है वो है टेंशन इन स्ट्रिंग को समझना, जो हमारा अगला टॉपिक था। अभी तक जो हमने चैप्टर में चीज़ें पढ़ चुके हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत डिटेल है, तो ये ना हम आगे जाएँ तो पीछे वाले बिल्कुल जो है वो हमें याद ही ना हो कि हमने क्या क्या बातें पीछे पढ़ी। तो एक जो है वो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए आपके माइंड में कि हम क्या क्या चीज़ें किस किस वे में डिस्कस करते जा रहे थे। स्टार्ट में हमने फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम 3 टर्म्स थी, उनके बारे में बात की थी, क्योंकि वो ना समझ आए तो आगे न्यूटन के 3 लॉज नहीं समझ आते, न्यूटन के लॉज ना समझ आए तो डायनामिक्स की बेस ही समझ नहीं आती। तो वो टर्म पढ़ी, फिर उसके बाद न्यूटन के 3 लॉज पढ़े। न्यूटन के 3 लॉज के साथ हमने जो एक और एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ी थी वो मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। तो अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे। अब उसके बाद एक मेन टॉपिक कह सकते हैं, मतलब जो थर्ड मेन टॉपिक है वो आपका टेंशन इन स्ट्रिंग है। इसके बाद फिर एक और फोर्थ मेन टॉपिक आपका आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और फिफ्थ मेन टॉपिक आपका आ जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और 6 नंबर के ऊपर आपके पास एंड पर सेंट्रीपिटल फोर्स या सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपके पास आ जाते हैं। तो 6 मेन टारगेट्स हैं जो हमने कवर करने। अभी हम पहुँचे हैं टेंशन इन स्ट्रिंग पे। अब टेंशन इन स्ट्रिंग क्या चीज़ है? तो टेंशन उर्दू में इसको कहते हैं तनाव, ठीक है। कहते हैं बंदे को टेंशन होगी, तो वो टेंशन किस बिहाफ पर होगी कि उसकी जो वेन्स होती हैं वो स्ट्रेच होती हैं और उसकी बॉडी पर पेन फील करती है, तो उसको टेंशन हो रही होती है। तो अब यहाँ पर जो हमने फिजिक्स में पढ़ना है, ये टेंशन क्या है? स्ट्रिंग कहते हैं धागे को। तो खैर टेंशन इन अ स्ट्रिंग टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन टेंशन स्ट्रिंग में भी हो सकती है, धागे में भी हो सकती है, किसी वायर में भी हो सकती है, किसी रस्सी में भी हो सकती है। मतलब जो चीज़ें इनसे मैच करती हैं, रस्सी होगी, वायर होगी, और जो है ना इस तरह से धागा हो गया, इस तरह की चीज़ों में टेंशन आती है। कब? जब आप उसको खींचते हैं। अच्छा, तो अब हम बेसिक सी बात करते हैं कि ये एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है, व्हाट डू यू नो अबाउट टेंशन इन अ स्ट्रिंग? टेंशन के बारे में क्या जानते हैं? और अगर एक रोप के ऊपर टेंशन कितनी होगी अगर जब उसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्सेस जो हैं वो दो ऑपोजिट एंड से लग रही हों, ये हमने इसके बारे में बात करनी है। तो पहली चीज़ जो है वो तो ये कि टेंशन का ये डेफिनेशन बुक में नहीं लिखी, मैंने खुद से बना के लिखी है, इसलिए ताकि आपको इजीली समझ आ सके। टेंशन इज एक्चुअली अ स्ट्रेचिंग फोर्स दैट यूजुअली एक्ट्स ऑन अ स्ट्रिंग, अ रोप और अ वायर ड्यू टू सम एक्सटर्नल पुल। जब किसी एक्सटर्नल पुल के ज़रिए से आप किसी रोप, वायर या स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो स्ट्रेचनेस आती है, जो स्ट्रेचिंग फोर्स में क्रिएट होती है, उसी को टेंशन कहते हैं। टेंशन भी एक फोर्स है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। जिसमें एक्शन रिएक्शन के साथ वर्ड नहीं लिखा हुआ फोर्स का डेफिनेशन में, यहाँ पर भी टेंशन में किसी जगह पर नहीं लिखा, तो आपको माइंड में होना चाहिए कि टेंशन क्या है? फोर्स है, ना कि किसी और किसी बला का नाम है। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन है कि अगर इस तरह से दो अपोजिट एंड पे एक किसी रोप के ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स लगे तो टेंशन कितनी होगी? तो अब ये एक इस टाइप का क्वेश्चन है कि जिसको आप नेट फोर्स के बिहाफ पर आंसर नहीं करते, कि जो है ना एक इधर से फोर्स लग रही है, उधर से फोर्स लग रही है, और दोनों फोर्सेज एक ही ड्रॉप पे लग रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, तो इसलिए ये नेट फोर्स में ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे बात नेट फोर्स की नहीं है, लाजिम बात है उसमें स्ट्रेचनेस तो आनी है, तो वो जो स्ट्रेचनेस उसमें आनी है हमने उसके बिहाफ पर आंसर करना है, तो इसलिए उसकी जो है वो रिजल्टेंट टेंशन ज़ीरो नहीं होगी। तो अब कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, जब दो फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, 100 न्यूटन इधर, 100 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इससे ये नहीं कि 200 न्यूटन बन जाएगी, वो रहेगी 100 ही। उसकी क्या रीज़न है कि अगर लेट सपोज आप एक तरफ से 100 न्यूटन लगाएं और दूसरी तरफ से आप उसको किसी भी वे में धागे को किसी चीज़ से बांधे ना, दूसरी तरफ से खींचे ना, तो लगभग उसमें कोई स्ट्रेचनेस नहीं आएगी, वो धागा वैसे ही ज़मीन के साथ ही या वो चलता रहेगा बस। दूसरी तरफ से फोर्स लगेगी 100 न्यूटन के अगेंस्ट, तो जो है वो, या आप उसको किसी एंड के साथ बांध दें,
जब बांधेंगे तो वो दूसरा एंड खुद ब खुद उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर नहीं बांधते तो दूसरे एंड के ऊपर आपको फोर्स लगा रहे होंगे। तो इस तरह से उसकी जो नेट फोर्स होगी वो 100 न्यूटन ही रहेगी। तो अब जो मेन चीज़ है वो ये कि टेंशन जब किसी वायर में आती है तो उसके 3 केसेस जो हैं वो हमारी बुक के अंदर डिस्कस हुए हुए हैं, वो भी हमने डिस्कस करने हैं। पहला केस आपके सामने ये है और इसके बाद 2 केस हो रहे हैं। पहला केस सिंपल सा है, अभी हम अपने इस लेक्चर में खाली उसी को डिस्कस करेंगे और बाकी 2 जो हैं वो डिटेल्ड हैं, इसलिए वो लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस की जाएंगे। एक्सप्लेन टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग व्हेन द वेट ऑफ अ ब्लॉक पुल्स द स्ट्रिंग डाउनवर्ड। कि अगर इस तरीके से, ये केस माना आपका, अगर इस तरीके से जो है वो एक ब्लॉक को एक स्ट्रिंग के साथ लटकाया जाए तो मतलब वो वेट उसको नीचे की तरफ पुल करेगा, उसमें स्ट्रेचनेस आएगी, टेंशन आएगी। तो उसमें कितनी टेंशन आएगी वो हमने बताना है उसके बारे में, और उसमें कितनी एक्सेलरेशन होगी उस स्ट्रिंग के अंदर। तो सिंपल सी बात है कि डिटेल आपकी सारी इसके बुक में लिखी, मैं आंसर इसका बताता हूँ बुक में कहाँ लिखा हुआ है। तो लेकिन ये सिंपल सी बात है कि जितनी उसका वेट होगा उतनी उसको टेंशन उसमें आएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको हाथ पे बुक अगर उठानी है तो खुद ही फोर्स देनी पड़ेगी जितना बुक का वेट है। इस तरीके से अगर इस धागे ने उस वेट को उठाई रखना है तो धागे को इतनी टेंशन ऊपर अपनी तरफ लगानी पड़ेगी जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है। तो इस सूरत में टेंशन होगी इक्वल टू वेट ऑफ द ब्लॉक। और दूसरा उसमें एक्सेलरेशन, तो क्योंकि ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा, धागा मूव ही नहीं कर रहा, तो इसलिए उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो उसमें एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। इसलिए ये पहला केस तो सिंपल सही था। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको बुक से इसका आंसर बता देता हूँ। तो ये हमारे पास है टेंशन का टॉपिक, ये इसका थर्ड केस है और ये फर्स्ट केस। तो इस फर्स्ट केस के अंदर आपने जो मैंने ओवरऑल आपको बताया वो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ये उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट केस का आंसर है कि उसमें टेंशन कितनी होगी जितना उसका वेट है, और उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी इस सूरत में। बाकी जो उसके बाद के 2 केस हैं वो यहाँ पर, ये एक केस है और इसके बाद एक और केस है। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितना हो गया है इसको आप यहाँ तक साथ साथ नोट डाउन करें अपनी होमवर्क कॉपी में और प्रिपेयर भी इसको साथ साथ करें, ताकि जो है वो आपके कॉलेज आने के बाद आपके लिए कोई इशू ना रहे। अल्लाह हाफ़िज़।